और ज्यादा कुछ नहीं करना है, मैं आपको एक छोटा सा एनालिटिकल पॉइंट बताऊंगा उस डेटा से रिलेटेड, मतलब कुछ पार्ट्स आपको बताऊंगा, बाकी काम आपको करना है सारा। तो फर्स्ट स्टेप डेटा कलेक्शन मैं आपको करके दे रहा हूँ। डेटा कलेक्शन इन द सेंस ये डेटा अप्रोक्सीमेटली ऑल्सो डोंट नो ये डेटा कितना है, ये हमने शायद प्रोसेस किया था। ये 2 लाख समथिंग डेटा है, 2,19,000 समथिंग डेटा है। ओके एंड ये जो डेटा है ना रिलेट करता है किससे, ओलंपिक से। तो ये डेटा में आपको क्या करना है, मुझे इसका एनालिसिस यानी कि ईडीए परफॉर्म करना है, सिंपल एनालिसिस परफॉर्म करना है, रिपोर्ट्स आपको बनानी है। तो आप रिपोर्ट्स बनाने के लिए आप एक्सेल भी यूज कर सकते हो, अगर आपको एक्सेल इजी पड़ता है। फर्स्ट ऑफ ऑल पाइथन से तो करेंगे ही अपन, बट आपको अगर एक्सेल इजी पड़ते हैं तो आप एक्सेल भी यूज कर सकते हो। ओके तो इसमें हमारे पास पूरा का पूरा डिटेलिंग फॉर्मेट अवेलेबल है। आप क्या एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, कैसे आपको उसको मैनेज करना है, पहले आपको क्लीनिंग करना है। ये डेटा थोड़ा सा मैश्ड भी हो सकता है, आपको उसको सेटल डाउन करना है। और इस डेटा में आपको काम सिर्फ इतना सा करना है कि इसमें आपके पास कंट्रीज हैं, अलग अलग चीजें हैं, आप इसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन सामने वाले को डिस्प्ले कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक रिजल्ट निकाला, सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल जीतने वाली टॉप 10 कंट्रीज कौन कौन सी है, ठीक है, वो हमें आइडेंटिफाई करना है। तो वो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, उसके लिए आपको रिजल्ट जनरेट करना पड़ेगा, ठीक है। और हम इसमें भी एक चीज देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल मेल्स या फीमेल ने जीते हैं। ओके और ऐसी कौन सी कंट्रीज हैं, जैसे अगर हमने देखा डेटा कभी भी किसी भी फॉर्मेट पे हो सकता है, 2008 या 2012 का डेटा भी हो सकता है। इसके अंदर आप देखना इसके अंदर कहाँ तक का डेटा है। सपोज 2008 मुझे यहाँ पे शो कर रहा है। ओके तो मुझे इसमें एक आइडिया मैं ये भी लगा सकता हूँ 2008 में सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल किसने जीते थे, मतलब मेरे को इस तरीके से थोड़ा सा फ्लेक्सिबल करना पड़ेगा इसको। तो ये सारी चीजें आपको देखनी है। ओके सो आपको क्या करना है, ये डेटा मैं आपको शेयर कर दूंगा, आपको बस क्लीन अप करना है। एंड क्लीन अप करने के बाद आपको इसके की पॉइंट्स लिखने हैं। की पॉइंट जैसे मैंने आपको बताया ना, टॉप 10 कंट्रीज, टॉप बॉटम कंट्रीज, सिल्वर मेडल जीतने वाली कितनी टॉप 10 कंट्रीज हैं, ब्रोंज जीतने वाली कितनी टॉप 10 कंट्रीज हैं, ठीक है। तो ये वाले जो फॉर्मेट है, जो मैं पॉइंट्स आपको निकालने के लिए बोल रहा हूँ, ये पॉइंट्स आपको बेसिकली निकालने। ओके और ऐसा कौन सा एज ग्रुप है, एज ग्रुप भी आपको आइडेंटिफाई करने की लगा सकते हो आप एज ग्रुप की, ये वाला एज ग्रुप जो है ना वो ज्यादा फ्लो करता है। फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा मैं आपको डेमो डिस्प्ले दिखा देता हूँ, डेमो फॉर्मेट कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ। एक रेंज की बात कर रहा हूँ, 20 से 24 साल के लोग, ठीक है, या 20 से 40 साल के लोग सबसे ज्यादा गोल्ड मेडलिस्ट हुए हैं। इस टाइप का एक एज फैक्टर्स आपको इसमें आइडेंटिफाई करना है। फॉर एग्जांपल लाइक दिस टाइप, जैसे ये स्टैक ओवरफ्लो का मैंने आपको पहले भी दिखाया होगा शायद। सो दिस इज अ फॉर्मेट। ओके सो कहाँ गया ये रहा। सो जैसे हमने यहाँ पे एज ग्रुप निकलवाया ना यहाँ पे, कि कौन सा एज ग्रुप ज्यादा प्रेफर करते हैं कंप्यूटर साइंस के अंदर वर्कआउट करना, 20 से 40 साल का जो एज ग्रुप होता है ना, इनका इन्वॉल्वमेंट सबसे ज्यादा रहता है कंप्यूटर साइंस के अंदर। ये ऐसा एज ग्रुप है जिसमें आपको कंप्यूटर साइंस के लोग सबसे ज्यादा फ्लो होते हुए मिलेंगे। लाइक फॉर इन दैट सेम फॉर्मेट, इन सेम वे में हम इस चीज की बात कर रहे हैं। Like for example, we know that China is the one of the country in the Olympics जो सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल जीतता है, ठीक है। सो हमें चाइना का एक फॉर्मेट निकालना है कि चाइना का एक फ्लो कैसा रहा है, ये भी हम आइडेंटिफाई करके बता सकते हैं। दिस इज कॉल्ड व्हाट, ईडीए प्रोसेस, कि आप क्या क्या चीजें इसके अंदर एक्सप्लोर कर सकते हो। ओके तो ये पॉइंट्स आपको बनाने हैं, अपने अपने बनाना। 5 पॉइंट्स फजलो आप बनाना, 5 पॉइंट श्रोता बनाएंगे। तो अपन एक मिक्सअप करेंगे और उसको एक ईडीए परफॉर्म करके देखेंगे कि हम क्या क्या चीजें इसमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके और बाकी इट्स डिपेंड्स ऑन योर रिसर्च। आपको ओलंपिक्स के ऊपर थोड़ा सा रिसर्च करना है कि ओलंपिक्स में ऐसा कौन सा डेटा रहता है जो हर कंट्रीज को
या हमें मार्केट में डिस्प्ले करने के लिए बेनिफिट दे सकता है। फॉर एग्जाम्पल मुझे इंडिया के लिए एक वो करना है, क्या बोलते हैं, इंडिया सॉफ्टबॉल में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं एंड वी नीड अ स्पॉन्सरशिप, तो हमें उसके लिए एक प्रेजेंटेशन रेडी करनी है। सो हम ऐसा क्या दिखाएं, इसमें से डेटा हम एक्सट्रैक्ट करके कुछ ऐसा कुछ जनरेट कर सकते हैं जो हम सामने वाले को जस्टिफाई कर सकते हैं कि हमें स्पॉन्सर क्यों करें। ओके, तो ये एक फॉर्मेट है कि आप किस तरीके से उसको एनालाइज करोगे। ओके, क्लियरिंग मैंने आपको बता रखी है, क्लियरिंग कैसे होती है। इज दिस क्लियर? एनी डाउट यहाँ तक? नो सर लेकिन मुझे ना एक चीज ये पूछनी है कि जैसे डेटा इंटरपोलेशन में मैंने नहीं अप्लाई किया था ये, इसका रीजन ये था कि मुझे ये ही नहीं पता कि डेटा इंटरपोलेशन में हम नल वैल्यूज को किन वैल्यूज से मैं रिप्लेस करूं उनको, मतलब मुझे कैसे पता चलेगा कि उसकी जगह मुझे कौन सी वैल्यूज रखनी चाहिए। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम रिप्लेस नहीं कर रहे हैं, और रिप्लेस में होता है कि हम कौन सी वैल्यू असाइन करेंगे, पॉइंट को समझना, ठीक है। दूसरा होता है फिल एनए, तीन चीजें हमने पढ़ी थी, एक तो रिप्लेस पढ़ा था, दूसरा हमने पढ़ा था फिल एनए। फिल एनए बोलता है कि जहां पर एन वैल्यू है वहां पर आपको क्या अपडेट करना है। ये दो चीजें क्लियर है ना? जी सर, मतलब इंटरपोलेशन का मतलब क्या होता है? अब इंटरपोलेशन का मतलब समझना, पहले यहाँ पे 34 लिखा, 56 लिखा, ये ब्लैंक छोड़ा, यहाँ पे 67 लिखा, 89 लिखा, 12 लिखा, ठीक है। इंटरपोलेट का मतलब होता है उसका नियर बाय वैल्यू। तो ऊपर वाला जो वैल्यू, अभी मैं टॉप डाउन अप्रोच के साथ में काम कर रहा हूँ, तो बेसिकली ऊपर से नीचे की साइड फिलअप होती है, जो मैंने अभी तक देखा है इंटरपोलेट के साथ में। इंटरपोलेट का मतलब होता है कि उसकी नियर बाय वैल्यू जो होगी वो ऑटोमेटिकली उसके अंदर फिलअप हो जाए, आप उसमें फिल नहीं कर सकते। ओके, अगर आपने किसी डेटा में इंटरपोलेट किया है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 56 असाइन हो जाएगा। टॉप डाउन अप्रोच के साथ में वर्कआउट करता है। आप इंटरपोलेट को इंडिविजुअल चलाते देखना तो आपको क्लियरली होगा। सो इंटरपोलेट क्या करता है, अपने सराउंडिंग डेटा के बेसिस पे रिप्लेसमेंट लेता है अपने कॉलम के। ओके, हम उसमें फिलअप नहीं करते। अब उसमें मैंने इंटरपोलेट करने की क्यों बात करी थी, क्योंकि हमने जब डेटा एनालिसिस करते समय नल वैल्यूज उसके अंदर देखी थी। तो मैं आपको बता देता हूँ, उसको भी आपको डिस्प्ले कर देता हूँ, जो मैंने ऑलरेडी प्रोसेस किया हुआ था। थोड़ा सा रफ फॉर्मेट में है मेरे पास, बिकॉज दिस इज एन असाइनमेंट फॉर मी, तो मेरे को सिर्फ एक सबमिट करना था स्टर्लिंग यूनिवर्सिटी के अंदर, तो उसके लिए एक जर्नल, एक असाइनमेंट हमने प्रोसेस किया था। तो जैसे थोड़ा सा रफ है, ठीक है। ये फॉरेस्ट डेटा था हमारे पास और हमने शेप किया था, और ये हमारे मैप्स वगैरह, हीट मैप। सो वी यूज इंटरपोलेट इन लीनियर फॉर्मेट। लीनियर फॉर्मेट होता है एक सेम फॉर्मेट में जाना, टॉप डाउन अप्रोच के साथ, ऊपर से नीचे। तो ये एक फॉर्मेट हमने इंटरपोलेट का यूज किया था। तो अगर मैं नल वैल्यूज आपको दिखाऊं, मैंने लॉजिस्टिक में यूज किया था, लॉजिस्टिक जब डेवलप कर रहे थे, so you can see आपकी नल वैल्यूज कौन सी थी। एक काम करते हैं, प्रोसेस कर देता हूँ। ओके, तो नल वैल्यूज कौन से थे? एल स्कोर था, रेन था, ट्री डॉट एज था, विंड इंटेंसिटी था, और ह्यूमिडिटी था। ओके, इनको अगर आप देखोगे ना तो ये सारे न्यूमेरिकल डेटास है। ये जो सारे हैं कैसे हैं, न्यूमेरिकल डेटास हैं, और इतना कोई किसी में भी इतना ज्यादा आपका डिफरेंस नहीं होगा। तो आप कोई एग्जैक्ट वैल्यू इसके अंदर फिलअप नहीं कर सकते, बिकॉज ये डेटा कैसे अप्रोक्सीमेशन पे वर्कआउट कर रहा है। अगर कोई डेटा अप्रोक्सीमेशन पे आपको लगता है कि ये डेटा अप्रोक्सीमेशन पे वर्कआउट कर रहा है, तो आपको क्या करना है, वहां पर उसको इंटरपोलेट कर दो। सिंपल इजी तरीका ये होता है। तो हम वहां पर उसको क्या कर देते हैं, इंटरपोलेट कर देते हैं। अब जैसे कोई फॉर्मेट हो जाता है, लाइक फॉर एग्जाम्पल मुझे परफॉर्मेंस एनालिसिस करना है, तो मैं वहां पर इंटरपोलेट नहीं कर सकता। मतलब मैं ये नहीं बोल सकता कि फजलोर का जो परफॉर्मेंस है वो श्वेता का परफॉर्मेंस हो सकता है, या श्वेता का जो परफॉर्मेंस है वो फजलोर का हो सकता है। लाइक मेरे को दोनों को इंडिविजुअल फॉर्मेट पे एनालिसिस करना पड़ेगा, इंडिविजुअल फॉर्मेट पे देखना पड़ेगा। ओके,
तो इंटरपोलेट का मतलब क्या होता है कि इसका नियर बाय सराउंडिंग जो डेटा होगा, मतलब 6.9 यहाँ पर है तो नीचे वाले डेटा में भी क्या अपडेट हो जाएगा, 6.9 अपडेट हो जाएगा. दिस इज कॉल्ड व्हाट, इंटरपोलेट. इसको बोलते हैं हम इंटरपोलेशन. ओके, क्लियर? यस सर. ओके, सो ये वाले जो पार्ट है वो आपको बहुत केयरफुली हैंडल करने हैं कि किस तरीके से हमारी सारी चीजें प्रोसेस होंगी इसके साथ. ओके, एंड नाउ अब ये होते हैं हिस्टोग्राम्स वगैरह, तो मैं इन सब चीजों के बारे में बात करने वाला हूँ. पैंडास में एक सेक्शन बचा है टाइम का. तो पहले आपको क्या करना है, एक लेबल इसका ग्रैब करना है. तो वी हैव, आज क्या तारीख है, आज हमारा क्या है, थर्सडे है, कल फ्राइडे है. तो आप थोड़ा थोड़ा टाइम निकालो, सैटरडे संडे आप थोड़ा सा टाइम लो, टाइम दो इसके ऊपर, डेटा के ऊपर और काम के ऊपर. ज्यादा टाइम नहीं, 1-2 घंटे भी दोगे सफिशिएंट है. उसको प्रोसेस करना, इसका डेटा कलेक्ट करना. मंडे को मेरा जो टारगेट है, मंडे को मैं इस पे ईडीए परफॉर्म करूंगा. तो मैं आपको 2 ईडीए प्रोजेक्ट आपके सामने परफॉर्म करूंगा लाइव. तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, 1-2 दिन में अपन उसको कंप्लीट करेंगे. मशीन लर्निंग पे जाने से पहले मेरे को ये ईडीए परफॉर्म करने में, तो वो भी मेरे को आपकी साइड से भी चाहिए कि आप उसमें स्ट्रांग हो जाओ. ओके, सो अब हम क्या करने वाले हैं, ये वाला प्रोसेस समझ में आ गया, टास्क समझ में आ गया. अभी थोड़ी देर में मैं आपको अपलोड करके दे दूंगा, तो आप लोग उसमें वो देख लीजिएगा कि किस तरीके से आपको उस डेटा को देखना है. और ओलंपिक्स के डोमेन को आप थोड़ा सा रिसर्च करना, थोड़ा रिसर्च वर्क है, थोड़ा बहुत रिसर्च करोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे उसमें वर्कआउट चलता है. ओके, सो नाउ हम लोग एक छोटा सा पार्ट देखेंगे एंड इट्स वेरी इजी. कोई टफ काम नहीं है, सिंपल सा है, स्ट्रेट फॉरवर्ड वर्क है. लाइक जैसे आपने एक्सेप्शन हैंडलिंग स्टडी किया था ना, जैसे उसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखा था कि भाई इसको ऐसे लिखना है तो ऐसे ही लिखा जाएगा, वैसे ही आपका ये वाला पार्ट चलता है. बस आपको इसमें आपको बस ये ध्यान रखना है कि कौन सी चीज किस पॉइंट पे आपको मेंशन करके रखनी है. ओके, सो कुछ बीच बीच में कुछ ऐसे पार्ट्स आएंगे जो मैं आपको बताऊंगा, शायद मैंने नंपाई में डिस्कस ना किया हो, बट मैं आपको यहाँ पे डिस्कस कर लूंगा. कई बार कुछ ऐसी चीजें होती है जो एज पर प्रोजेक्ट रिक्वायर्ड रहती है, तो वो हमें मिल जाएंगे, तो हम उसको डिस्कस करते रहेंगे. ओके, तो मैं यहाँ पर एक पार्ट इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ आपको. दिस वन इज कॉल्ड व्हाट, मैटप्लॉटलिब. मैटप्लॉटलिब इज अ पार्ट ऑफ मैट्रिक्स. मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स एक आपका मैटलैब एक सॉफ्टवेयर होता है जो मैथ वर्क्स का है. ठीक है, मैटलैब एक सॉफ्टवेयर था जो मैथ वर्क्स का है. ये बेसिकली हम लोग इंजीनियरिंग बेस पे मैं बात करूंगा, हम लोग इंजीनियरिंग के अंदर इसको फॉर किस लिए यूज करते थे. फॉर एग्जाम्पल हम लोग इसको यूज करते थे, जैसे हम लोग रिसर्च, मेरा एमटेक चल रहा था, तो आई यूज फॉर द रिसर्च वर्क. तो मुझे ग्राफ चाहिए, मुझे डेटा चाहिए, मेरे को डेटा प्रोसेस करना है, बहुत सारे कैलकुलेशन परफॉर्म करने पड़ते थे. तो उसके लिए हम लोग यूनिवर्सिटी की साइड से हम लोग क्या यूज करते थे, मैटलैब सॉफ्टवेयर यूज करते थे. तो ये भी एक प्रोग्रामिंग होती है मैटलैब का स्पेशली अलग से, और ये सिमुलेट भी हो जाता है. तो बेसिकली ये आता था कॉस्टली. ओके, तो इन्होंने क्या करा, पाइथन वालों ने, फॉर द डेटा एनालिसिस पर्पस, इसके उस पार्ट से इन्होंने एक ग्राफ लिए, ग्राफ्स को इंप्लीमेंट कर दिया पाइथन लाइब्रेरी के अंदर. तो आपको अब जो मिलता है वो मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी मिलती है. ठीक है, मैटप्लॉटलिब मैटलैब सॉफ्टवेयर से एक्सट्रैक्ट की हुई लाइब्रेरी है, मतलब उसी के बेहाफ पे बनाई हुई, ड्राइव की हुई. तो यहाँ पे आपको बेसिकली क्या रहता है कि आपको 100+ ग्राफ्स उसके अंदर मिल जाएंगे. हालांकि जो मैंने एक दिन ऐसे बैठा देख रहा था, तो मैंने इसमें देखा था 180+ ग्राफ थे इसके पास. तो 100+ मैं उसको बोलूंगा, तो बेसिकली आपको 100+ ग्राफ्स इसके अंदर अवेलेबल मिलेंगे, जिसमें आप कुछ भी मॉडिफाई कर सकते हो, कुछ भी एज इट इज. हम बहुत अच्छे अच्छे लेवल पे उसको डिजाइन करके रख सकते हैं. तो इस पे हम थोड़ा सा टाइम लेंगे, क्योंकि ग्राफ थ्योरी इज वेरी इंपॉर्टेंट. कौन सा ग्राफ किस जगह यूज करना है ये बहुत मैटर करता है. तो ये सारी चीजें आपको समझनी पड़ेगी.
एंड द सेकेंड वन इज, जब भी आप किसी भी सॉफ्टवेयर का ऑफिशियल वेबसाइट सर्च आउट करते हो, उसके अंदर एक सबसे अच्छी चीज होती है, दिस इज कॉल्ड व्हाट, चीट शीट। तो आपको कभी बाई चांस जरूरत पड़े तो आप ये चीट शीट ओपन करके यहाँ से स्टडी भी कर सकते हो। मतलब अभी तो समझ में नहीं आ रहा होगा क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, काफी सारी चीजें लिखी हुई है, लेकिन जैसे आपको मैं थोड़ा सा हल्का फुल्का नॉलेज आपको गेन होने लगेगा इसके अंदर, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये सब चीजें क्या है। बस ये जो मैं आपको अलग से बताऊंगा वो सब उन्होंने एक फॉर्मेट में एक सिंगल पेज पे आपको दे दिया। ये आपको इंटरव्यू में हेल्प कर जाता है। कई बार इंटरव्यू में, कई बार आप प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो तो प्रोजेक्ट में तो बहुत हेल्प करता है, क्योंकि मैं तो अपने प्रोजेक्ट से के थ्रू करता हूँ। चीट शीट ओपन कर लो साइड बाय साइड, क्योंकि हर बार हर ग्राफ आपको याद नहीं रहेगा। जो रेगुलर यूज करे वो ग्राफ रहेंगे, बट कई बार कई ग्राफ आपके याद में नहीं रहते। एंड खास तौर से ये होते हैं आपके कलर नेम्स। तो कलर नेम्स हमें याद नहीं होते और हम लोगों का कलर कॉम्बिनेशन गड़बड़ हो जाता है। तो यूनिफॉर्म कलर, सिक्वेंशियल, डाइवर्जन कलर मैप्स, ठीक है, ये अलग अलग टाइप के कलर फॉर्मेट्स आपको मिलते हैं, ग्रेडियंट आपको मिल जाएंगे काफी सारे, और कलर कॉम्बिनेशन आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ से आप नेमिंग वगैरह यहाँ से पिकअप कर सकते हो, आपको बार बार गूगल सर्च आउट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, सो मैटप्लॉटलिब क्या करता है, जैसे आपको मैंने ग्राफ बताया था, आपको मैंने कुछ टास्क दिया कि चाइना टॉप 10 कंट्रीज कौन से जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, आप ग्राफ प्लॉट करोगे उसको डिस्प्ले करने के लिए। वी कांट डिस्प्ले दी नंबर्स, ठीक है, तो हम क्या डिस्प्ले करेंगे, ग्राफ डिस्प्ले करेंगे। तो ऐसी चीजों में कौन से ग्राफ डिस्प्ले करने होते हैं, क्या डिस्प्ले करेंगे, वो थ्योरी हम लोग यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। ओके, सो मैटप्लॉटलिब आपकी लाइब्रेरी है, इसमें आपको सारी चीजें मिल जाएंगी एंड दिस इज अ बेस लाइब्रेरी। अभी आपको जो दो तीन चीजें मैं आगे यूज करूंगा, दैट वन इज सीबॉर्न और एक्सप्रेस, जिसके अंदर ग्राफ जो है वो एक अलग लेवल पे आप उसको इम्प्रोवाइजेशन देखोगे। तो ये थोड़ा सा अपग्रेड फॉर्मेट हो जाता है। दिस इज एन बेस लाइब्रेरी जिससे सारी चीजें ड्राइव होकर आती है पाइथन के अंदर ग्राफ के बेसिस पे अगर हम बात करें। मैटप्लॉटलिब बेसिकली 100+ ग्राफ बनाता है एंड इसमें जो मैंने ग्राफ यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, दीज आर द बिजनेस ग्राफ जो हमें रेगुलर बेसिस पे यूजेस में आते हैं। रेगुलर बेसिस पे यूजेस बोले तो लाइक फॉर एग्जांपल आपको कुछ भी डिस्प्ले करना है, बाय डिफॉल्ट हम लोग बार प्लॉट्स, स्कैटर प्लॉट्स, हिस्टोग्राम, स्कैटर प्लॉट तो फिर भी बहुत कम देते हैं, हिस्टोग्राम, बार प्लॉट्स, पाई चार्ट्स, ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग काफी बार डिजाइन करते हैं। ओके, सो मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी को अगर आपको इंपोर्ट करना है, इसमें बहुत ध्यान रखें। जैसे हम पैंडास को इंपोर्ट करते हैं, पैंडास एज पीडी लिख कर लेते हैं, नमपाई को नमपाई एज एनपी लिख के कर लेते हैं, बट मैटप्लॉटलिब से मैटप्लॉटलिब नाम से नहीं होती है। तो आपको इसके लिए लिखना पड़ेगा इंपोर्ट matplotlib.pyplot। ओके, py प्लॉट लगाना जरूरी है। py प्लॉट एज plt, इसका जो स्टैंडर्ड निक नेम जो एलियस नेम जो हम रखते हैं वो क्या रखते हैं, plt रखते हैं। ओके, सो ये py प्लॉट हम लोग इस तरीके से लिखते हैं। तो py प्लॉट क्या है, कभी कभी कोई क्वेश्चन आपसे काउंटर कर सकता है कि py प्लॉट क्या है। मैटप्लॉटलिब तो हमें समझ में आ गया, दिस इज एन पैकेज। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ py प्लॉट? py प्लॉट इज एन एपीआई। तो आपके जो ग्राफ को कनेक्टिविटी, आपको जो ग्राफ यूज करने के परमिशन, या हम सिंपल से बोले तो ग्राफ को क्रिएट करने का फॉर्मेट जो आपको प्रोवाइड करता है वो py प्लॉट करता है। एंड ये क्या होती है, ये एक एपीआई होती है एंड एपीआई इज स्टैंड्स फॉर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। सो एक बाय डिफॉल्ट आपको एक इंटरफेस फॉर्मेट मिल जाएगा जिसके अंदर आपको सिर्फ उसके क्या डालने हैं, जैसे फंक्शन आपने कोई स्टार्ट करते हो, पैरामीटर्स आपको मेंशन करने हैं और वो प्लॉट कर देगा उसको सिंपली, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या यूज करते हैं, py प्लॉट को यूज करते हैं इसके साथ में। तो matplotlib.py प्लॉट पहले अलग अलग यूज करते थे, अब एक साथ भी यूज करते हैं हम लोग इसको, ठीक है। तो आपको इसी तरीके से यूटिलाइज करना है तो आपके लिए इजी रहेगा। तो इसको सबसे पहले हमने इंपोर्ट कर दिया। इंपोर्ट करने के बाद हमने numpy के थ्रू एक लिन स्पेस बनाया। लिन स्पेस का मतलब क्या होता है, ये numpy में हमने डिस्कस नहीं किया था, मैं यहाँ पर डिस्कस कर देता हूँ। 0 से 10 के बीच में, ठीक है। तो इसको एक काम करते हैं, मैं इसको कॉपी करता हूँ, एक न्यू फाइल बना दे, टैब, यहाँ पे मैं आपको एक बार डिस्प्ले कर देता हूँ, ठीक है।
0 से 10 के बीच में मैंने प्रिंट किया x को एंड रन किया, तो 0 से 10 के बीच में 10 डिवीजन क्रिएट करें तो कैसे डिवीजन आएंगे? दिस इज अ फॉर्मेट कि किस तरीके से डिवीजन आएंगे। अब जैसे आपने बोला कि मेरे को 2 पार्ट में डिवाइड करना है, इसको कितने पार्ट में डिवाइड करना है? 2 पार्ट में। कैसे डिवाइड करके? 0 to 5, 5 to 10। सो 0, अच्छा 2 पार्ट में करना था, 0 और 10 दो ही पार्ट होगा इसके, मैं गलत ले गया उसको। मेरे को 3 पार्ट में डिवाइड करूंगा, सो यू कैन सी 0, 5 एंड 10। आपको 4 पार्ट में डिवाइड करना है। 4 पार्ट में कैसे डिवाइड होगा? ये 5 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। 4 पार्ट्स में थोड़ा सा वैसे जाएगा, 5 पार्ट्स में इक्वल पार्ट में जाएगा। ये देखो आ गया 5 पार्ट्स में। तो यहाँ पे लिड स्पेस क्या कहता है? आपने जो रेंज दी है 0 और 10 के बीच का जो डेटा है उसको कितने पार्ट में आपको डिवाइड करना है। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ उसी हिसाब से आपको डिवीजन करना है। मैंने 50 पार्ट डिजाइन करने के लिए बोल दिए, यू कैन सी 50 पार्ट्स, 50 इक्वल पार्ट्स उसको डिवाइडेशन करके देता है। ओके, ये चीज क्लियर हुआ? दिस इज द फॉर्मेट ऑफ लिड स्पेस। तो हमें यहाँ पर किस चीज की जरूरत पड़ी थी? यहाँ पे हमें ग्राफ बनाना था। तो हमें ऑब्वियसली बात है, ग्राफ में 2 चीजें होती है बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आप 2D फॉर्मेट में हम बात कर रहे हैं तो 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पहला एक्स एक्सेस, दूसरा वाई एक्सेस। सो बेसिकली आप किसी भी ग्राफ को देखोगे तो कितने क्वाड्रेंट होते हैं हमारे पास? 4 क्वाड्रेंट होते हैं, ठीक है, एक 2 नेगेटिव 2 पॉजिटिव। तो अब हम 2D फॉर्मेट पे देख रहे हैं तो ग्राफ में क्या होता है? एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस। दिस इज कॉल्ड व्हाट? वाई एक्सेस। और जो हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट पे होती है उसको हम क्या बोलते हैं? एक्स एक्सेस बोलते हैं। तो ग्राफ को आपको अच्छे से समझना है। अब 0 to 10 के 10 पार्ट्स हमने डिवाइड करे। साइन कॉस टेन थीटा आप निकाल सकते हो, हालांकि आपको उसकी जरूरत नहीं है, आपको ऐसा कोई साइंटिफिक काम करना नहीं है। इन फ्यूचर आप इसके अंदर निकाल सकते हो। तो हमने इसका साइन वैल्यू निकाला हुआ है ताकि इसकी एक पर्टिकुलर रेंज हम क्रिएट कर सके। ओके, फिर हमने यहाँ पे क्या करा? पीएलटी डॉट प्लॉट। प्लॉट फंक्शन क्या होता है? प्लॉट फंक्शन बोलता है कि आपको एक लाइन ग्राफ प्लॉट करना है। हम लाइन नहीं लिखते, उसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं? प्लॉट लिखते हैं। तो हमें एक लाइन ग्राफ प्लॉट करना है, तो उसके अंदर हमें क्या चाहिए? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस चाहिए। तो वाई एक्सिस पे आपकी एक्स जो है उसका एक लिनियर स्पेस आ गया, 10 डिवीजन आ गया 0 to 10 तक के। आप चाहो तो उसके डिवीजन बढ़ा भी सकते हो, मैं 20 कर देता हूँ तो थोड़ा सा पार्ट अलग से आएगा, थोड़ा लुक अलग हो जाएगा इसका। और साइन जो है वो हमारा हमने एक्स का ही साइन वैल्यू निकाल दी, ठीक है। सो इसको भी मैं आपको एग्जीक्यूट करके बता देता हूँ y की वैल्यू किस तरीके से आपको शो करेगी। और यहाँ पर हम y को प्रिंट कर देते हैं और रन कर देते हैं। सो दिस इज एन y एंड x के जो डिवीजन आएंगे वो आपने देख ही लिए थे। x के 20 डिवीजन इज लाइक दिस। तो y अलग है और x अलग है। हम इसको प्रिंट करके भी क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं किस तरीके से हमें डेटा डिस्प्ले होगा। ओके, सो यू कैन सी दोनों वैल्यूज में अलग अलग है। ऊपर वाली हमारी साइन वैल्यू है, नीचे वाली हमारे सिंपल लिनियर स्पेस है। ओके, तो ये हमने डिवीजन क्रिएट किया है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस डेटा जो नंबर्स आए थे उनके बेसिस पे आपके फिगर डिजाइन होंगे। तो हमने प्लॉट किया एक्स कॉमा वाई, यानी कि एक्स एक्सिस पे कौन सा वैल्यू जाएगा? लिनियर स्पेस वाला, और वाई एक्सिस पे कौन सा वैल्यू जाएगा? वाई वो साइन वाले वैल्यूज। तो ये दोनों डालने के बाद अब मैं पहले पीएलटी डॉट शो वन करता हूँ। तो पहले आप देखना क्या होगा। हमने एंटर किया, हमारा ग्राफ बन गया। सो यू कैन सी ये डायरेक्टली प्रिंट हो रहा है। अब पीएलटी डॉट शो करूंगा तो मेरा सिर्फ और सिर्फ एक सिंपली ग्राफ आएगा। आप दोनों में डिफरेंस देख रहे हो? मैं हैशटैग करता हूँ, इसको रन करता हूँ, तो यहाँ पे देखोगे तो आपको ऑब्जेक्ट कोड आ रहा है। लेकिन जब आप हैशटैग plt डॉट शो लिखते हो तो ये डायरेक्टली आपकी वैल्यूज डिस्प्ले करता है। इज दिस क्लियर? कोई डाउट? सिंपल सा, या आप इस तरीके से ग्राफ इसके अंदर क्लियर कर सकते हो। अब हम आगे चलते हैं। आगे चलेंगे तो हमारे पास डिफरेंट काइंड्स ऑफ ग्राफ्स आते हैं। तो मैंने उसके नीचे थ्योरी भी लिख रखी है जो हम लोग प्लॉट कर रहे हैं। हाँ, वैल्यूज थोड़ी सी डिफरेंट है, तो प्लीज आप वैल्यूज को थोड़ा सा मेंटेन कर लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग। यहाँ पे कोई डेटा भी हम उठा के कम नहीं कर रहे इस पूरी फाइल के। सो पहले हम ग्राफ की बात कर लेते हैं। आज हम सिर्फ ग्राफ के बारे में बात करने वाले हैं। कौन सा ग्राफ कहाँ यूज करते हैं, मैं आपको ग्राफ का डिस्प्ले बताऊँ।
सो बेसिकली लाइन ग्राफ की सबसे पहले बात करते हैं. बहुत सिंपल सा एक एग्जांपल लूंगा कि अगर मुझे किसी की प्रोग्रेस दिखानी हो, किसी पर्सन की प्रोग्रेस दिखानी है कि व्हाट्स द प्रोग्रेस ऑफ XYZ पर्सन, सो मैं उसकी प्रोग्रेस कैसे दिखाऊंगा? ग्राफ के थ्रू दिखाऊंगा. मुझे सेल्स दिखाना हो किसी का, तो मुझे जनवरी 2023 का सेल डिस्प्ले करना है पूरे मंथ वाइज, तो वो कैसे डिस्प्ले करूंगा? लाइन ग्राफ के थ्रू, कि कैसे वो ऊपर बढ़ रहा है, कैसे डाउन हो रहा है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है ग्राफ के बारे में जानना कि किस तरीके से वो चलता है. कोई चीज अगर डेट एंड टाइम के बेसिस पे वर्कआउट कर रही है, तो हर बार केस के अंदर आप क्या यूज करोगे? डेट एंड टाइम, यानी कि डेट और टाइम दोनों चीजें आपकी साथ में प्रोसेस कर रही है, तो आप हर बार क्या यूज करोगे? लाइन ग्राफ यूज करोगे. हर बार ऐसा नहीं होता ईयर के साथ में भी यूज करोगे, कई बार कोई कोई पर्टिकुलर ईयर पे भी बात करता है, तो इसमें आप क्या यूज करोगे? लाइन ग्राफ यूज करोगे. फॉर एग्जाम्पल स्टॉक प्राइसेस सबसे अच्छा एग्जाम्पल, उसमें भी आप देखोगे तो लाइन ग्राफ आपको दिखाई देता है कि किस तरीके से स्टॉक अप हो रहा है, किस तरीके से डाउन हो रहा है. सो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग व्हाट? लाइन ग्राफ्स फॉर दिस. बार ग्राफ्स क्या होते हैं? तो बार ग्राफ्स में आपको डिस्प्ले कर देता हूँ. कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया? ये होते हैं बार ग्राफ्स. जैसे हमने कंट्रीज का देखा था, और मैंने अगर आपको बोला टॉप 10 कंट्रीज चाहिए, सो दिस इज कॉल्ड व्हाट? डिस्क्रीट फॉर्मेट. मुझे चाइना का डेटा देखना है, अलग से देखूंगा पूरा. मुझे इंडिया का देखना है, अलग से देखूंगा. मुझे सिंगापुर का देखना है, अलग से देखूंगा. मुझे जापान का देखना है, मैं अलग से देखूंगा. रशिया का देखना है, मैं अलग से देखूंगा. सो दीज आर द कंट्रीज जो सबसे ज्यादा गोल्ड मेडलिस्ट में वर्कआउट करती हैं. जो मैं एक जनरल एक नाम ले रहा हूँ, जापान हो गया आपका, चाइना हो गया, रशिया हो गया, ये सब, अमेरिका हो गया, ये सब सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल के उसमें आपको नाम मिलेंगे उसके अंदर. तो अगर हम पर्टिकुलर एक डिस्क्रीट फॉर्मेट पे बात कर रहे हैं इंडिविजुअल चाइना की या इंडिविजुअल कंट्री की, तो हम लोग ऐसे केसेस में किसको यूज करते हैं? बार चार्ट को यूज करते हैं. ऐसे केसेस में किसको यूज करेंगे? बार चार्ट को यूज करेंगे. तो ये जो थ्योरी है, ये थ्योरी आपको यही चीज बताएगी कौन सा ग्राफ आपको कहां पर प्लेस आउट करना है. तो बार ग्राफ इज अ ग्राफ दैट यूज रेक्टेंगुलर बार टू रिप्रेजेंट द डेटा. इट इज टिपिकली यूज्ड टू कंपेयर द डेटा. जैसे आप देखोगे ना, अमेज़न से आप कुछ परचेस करते हो तो स्टार रेटिंग का एक हॉरिजॉन्टल ग्राफ आ रहा होता है बार में, तो उसके बेसिस पे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं. तो दिस इज कॉल्ड व्हाट? कंपेयर द डेटा अक्रॉस द कैटेगरीज और ग्रुप्स. अलग अलग ग्रुप्स के फॉर्मेट पे भी आप उसको देख सकते हो. क्लस्टर को इंक्लूड मत करना, क्लस्टर अलग तरीके से डिजाइन होता है. क्लस्टर एक ग्रुपिंग फॉर्मेट होता है कि एक पर्टिकुलर ग्रुप की हम लोग बात कर रहे हैं, तो उसका हम लोग पूरा सेल्स फिगर देखना चाहते हैं. तो दिस इज अ फॉर्मेट, किस तरीके से हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे. ओके. एंड द पाई चार्ट्स, आई होप इससे आप दोनों ही वाकिफ हो गए. एक हमारा मीटिंग होता है कई बार ऑफिस के अंदर, लाइक फॉर एग्जांपल हम परफॉर्मेंस एनालिसिस मीटिंग बोलते हैं उसको, तो वो एक मीटिंग होती है. हाँ जी, परसेंटेजेस हम कैलकुलेट करते हाँ हैं. जी. सो लाइक वी आर कैलकुलेटिंग कि क्या जैसे किसी को टास्क दे दिया या कोई हमने टास्क दे रखा है, तो उसका परफॉर्मेंस कैसा है, क्या है, क्रिटिकल एरर्स करी हैं, किस तरह का परफॉर्मेंस रहा है. सो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग व्हाट? पाई चार्ट्स. और आपने पूरा उसको कर ही दिया था एक वर्ड बोल के, परसेंटेज वर्ड, कि हम कोई भी चीज अगर हम दिखाते हैं इसके अंदर परसेंटेज फॉर्मेट में दिखाते हैं. तो जैसे सपोज ग्लोबल सुपर स्टोर डेटा अगर हम पिकअप कर रहे हैं, तो वी कैन इजिली आइडेंटिफाई कि उसके अंदर कौन से जोन में हम सबसे ज्यादा बिजनेस करते हैं, कौन से जोन में हम कम बिजनेस कर रहे हैं, हमारा बिजनेस कैसे कैसा फ्लो कर रहा है हर जोन के अंदर, तो किस तरीके से हम वर्कआउट कर रहे हैं. दीज आर कॉल्ड व्हाट? दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग व्हाट? पाई चार्ट्स. एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है. पाई चार्ट्स बनाना बहुत जरूरी होता है, बहुत अच्छे से बनाना आना चाहिए. सेकेंड वन इज स्कैटर्ड प्लॉट. स्कैटर्ड प्लॉट ग्राफ्स क्या होता है ना, डॉट्स दिखाता है. फॉर एग्जाम्पल दिस इज एन स्कैटर प्लॉट. ये रहा. तो ये अभी तो डेटा कम है इसलिए आपको बहुत आराम से मिल रहा है, वरना स्कैटर्ड प्लॉट का लुक कुछ इस तरीके से रहता है. दिस इज एन स्कैटर्ड प्लॉट.
तो हम इसमें ना बहुत आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि पॉजिटिव कोरिलेशन है, नेगेटिव है, कैसा है। ये सारी चीजें हम देखने के लिए हम लोग किसको यूज करते हैं, स्कैटर प्लॉट को। यानी कि डिस्पर्शंस वगैरह देखने के लिए भी हम लोग किसका यूज करते हैं, स्कैटर प्लॉट को। इसके लुक कुछ भी हो सकते हैं, दिस इज एन अनदर लुक, दिस वन इज अनदर लुक, दिस वन इज अनदर लुक। अलग अलग टाइप के लुक्स आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएंगे। तो इट्स डिपेंड्स ऑन यू, आप कैसे उसको डिस्प्ले करना चाहते हो, कैसे उसको सामने वाले को डिस्प्ले कर रहे हो। सो स्टैंडर्ड डेविएशंस वगैरह नॉर्मलाइजेशन फॉर्म में लेके आना, डिस्पर्शंस वगैरह देखने डेटा के। सो वी यूज मोस्ट ऑफ द टाइम क्या, हम हर बार क्या यूज करते हैं, स्कैटर प्लॉट यूज करते हैं। और रिलेशंस वगैरह आइडेंटिफाई, मैंने बोला ना कोरिलेशन, रिलेशंस निकालने वेरिएबल्स के बीच में, तो आप उसका क्या यूज करोगे, स्कैटर प्लॉट्स यूज करते हैं। हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम के बारे में हम ऑलरेडी देख चुके थे। हिस्टोग्राम क्या करता है, बहुत सिंपल वे में हमारा कहाँ गया वो रहा EDA स्टैक ओवरफ्लो का। तो उसमें आप देखोगे हिस्टोग्राम इज काइंड ऑफ थिंग, एक लाइव फॉर्मेट दिखा देते हैं, दिस इज एन हिस्टोग्राम। तो इन हिस्टोग्राम में क्या होता है ना, गैप नहीं होता, होते बार्स हैं बट वो बार्स आपस में चिपके हुए रहते हैं, उनके बीच में कोई भी गैपिंग नहीं होती। ये हमने एक बॉर्डर डाल रखा व्हाइट कलर का, इसलिए वो इस तरीके से दिख रहा है, वरना इसके बीच में कोई गैपिंग नहीं होती, ये चिपके होंगे। तो ये इस तरीके से चिपके होते हैं। तो जब रेंज वाला फॉर्मेट आता है उसमें हम हिस्टोग्राम यूज करते हैं। और ये जो होता है ना 20 to 30, 30 to 40, दीज आर कॉल्ड बिन्स। बिन्स यानी कि छोटे छोटे रेंज डिवीजन होते हैं, उनको हम लोग बिन्स के फॉर्मेट पर कंसिडरेबल करते हैं, एक जनरल फॉर्मेट में अगर आप समझे तो हिस्टोग्राम डिस्ट्रीब्यूशन बताने के लिए काम में आता है कि कैसे वो फ्लो कर रहा है, कहाँ पर सबसे ज्यादा फ्लो ज्यादा है, कहाँ पर कम है। एरिया ग्राफ, एरिया ग्राफ मैंने भी बहुत कम यूज किया है, बट ये शेडेड होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आप पावर बीआई वगैरह हम लोग स्टडी करेंगे ना, तो उस टाइम पे हम लोग देखेंगे। दिस इज कॉल्ड एन एरिया प्लॉट। तो डेटा आपको काफी सारा दिखाई देगा, बट ये शेडेड दिखाई देगा मोस्ट ऑफ द टाइम। जब डेटा इसमें प्रोसेस करते हैं मल्टीपल डेटा, तो ये स्टैक फॉर्मेट में अरेंज होकर आ जाता है अलग अलग कलर्स में, और वो लाइन रहेंगी, लेकिन अलग अलग कलर में वो क्या होगा आपका, क्या बोलते हैं, वो फिलअप कर देता है उस पर्टिकुलर पार्ट को, तो स्टैक फॉर्मेट में आ जाता है। एंड द नेक्स्ट वन इज स्टैक बार ग्राफ। स्टैक बार ग्राफ क्या होता है ये मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने कहीं बनाया नहीं है स्टैक बार ग्राफ। इसके यूजेज बता दूंगा और इसको बना के भी दिखा दूंगा, मैंने शायद उसमें नहीं बनाया। दिस इज कॉल्ड एन स्टैक बार ग्राफ। ये फुल स्टैक 100% स्टैक बार ग्राफ होता है, ये हमारा नॉर्मल स्टैक बार ग्राफ होता है। दोनों में डिफरेंस बताता हूँ। इस वाले ग्राफ को आप देखोगे तो यहाँ पे आपके ना मल्टीपल प्रोडक्ट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ABCD। और ये जो है ना, ये स्ट्रैटेजी 1, स्ट्रैटेजी 2, इसके ब्लॉक्स के आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सा वाला ब्लॉक हमारा सबसे ज्यादा इफेक्टिव है और कौन सा ब्लॉक हमारा कम इफेक्टिव है। तो कौन सी स्ट्रैटेजी से आप, कौन से ब्लॉक्स आपके इफेक्टिव हो रहे हैं, कौन से नहीं हो रहे। तो इस टाइप की जो चीजें रहती हैं वो आप किसके थ्रू देख सकते हो, स्टैक बार चार्ट के थ्रू देख सकते हो। तो स्टैक बार चार्ट इज अ ग्राफ वेयर ग्राफ डिवाइडेड इनटू सेक्शंस, एक के ऊपर एक लगे होते हैं, एट डिफरेंट कैटेगरीज। जब हमें डिफरेंट कैटेगरीज के साथ में वर्कआउट करना होता है, वी मोस्टली यूज व्हाट, स्टैक बार ग्राफ। So for example, a stack bar graph could be used to show total number of employees in a company, how many of them work in each department, कितने लोग एक जगह काम कर रहे हैं। और उसी में एक और सेक्शन होता है इसके अंदर, ये वाला 100% स्टैक। जो इसमें क्या होता है ना, ये परसेंटेज पे बताता है, ये देता है कि भाई ये फुल दिखाएगा, ऊपर तक टॉप तक फिक्स रहेगा, सबका लेवल सेम होगा। बट इसमें ये जो ब्लॉक दिखाएगा ना, वो परसेंटेज के बेसिस पे बड़े छोटे होते हैं, साइज उसके डिपेंड होते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल आपका पाई चार्ट में रहता है, जितना ज्यादा परसेंटेज उतनी बड़ी स्लाइस, और जितना कम परसेंटेज उतनी छोटी स्लाइस। तो ये चीज आपकी किसमें आ जाती है, स्टैक बार चार्ट। हीट मैप्स, हीट मैप क्या करते हैं, हीट मैप आपका रिलेशन शो करते हैं। आई होप इसके अंदर हीट मैप होगा, नहीं, एक ये रहा स्टोलिंग
इसके अंदर हमने हीट मैप बनाया। हीट मैप बेसिकली क्या होता है ना, हम दोनों वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन देखते हैं। सो दिस इज कॉल्ड व्हाट, हीट मैप। तो मतलब जीरो का फायर से रिलेशन कितना है, तो जितना ज्यादा डार्क उतना रिलेशन हार्ड, और जितना ज्यादा लाइट उतना रिलेशन कम। तो जैसे इसमें तो इन्होंने नल वैल्यूज आइडेंटिफाई करी है, ये जो आपको लाइट फॉर्मेट दिखाई दे रहा है, दिस इज कॉल्ड व्हाट, नल वैल्यूज। और आई थिंक हीट मैप जिसके अंदर भी पड़ा होगा कहीं ना कहीं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अलग ही हीट मैप की हमें बहुत ज्यादा जरूरत पड़ जाती है कहीं ना कहीं। दिस इज कॉल्ड एन हीट मैप। ये होता है, दो टाइप के हमने रिलेशन क्रिएट करने की करी। तो ये रैंडम वैल्यूज लिए, हमने कोई पर्टिकुलर वैल्यूज नहीं ली, बट आप जब डेटा प्रोसेस करोगे तो यू कैन अंडरस्टैंड दैट कि कितना मैटर करता है एज ग्रुप। एज ग्रुप का देखें तो कितना मैटर करता है कि इस एज ग्रुप का बंदा है ना गोल्ड मेडल लेके आएगा, और चाइना का होगा तो कितनी ज्यादा परसेंटेज हाई चांसेस है कि उसके गोल्ड मेडल आने के चांसेस बढ़ सकते हैं। सो दिस इज अ फॉर्मेट कि किस तरीके से हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो हीट मैप क्या करता है, जितना ज्यादा डार्क मतलब उसका रिलेशन उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग, मतलब उसकी डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है। इसमें अगर चेंजेस आए तो उधर चेंजेस आएंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम गुड़गांव की बात करते हैं तो वी कैन से दैट आप कोई प्रॉपर्टी परचेस कर रहे हो, तो प्रॉपर्टी का साइज बढ़ेगा तो प्राइस बढ़ेगा, प्रॉपर्टी का साइज डिक्रीज होगा तो प्राइस डिक्रीज होगा। प्रॉपर्टी की एज ज्यादा होगी तो प्राइस कम होगा, प्रॉपर्टी जितनी ज्यादा न्यू होगी उतना ज्यादा प्राइस हाइक होगा। दिस इज कॉल्ड व्हाट, डिपेंडेंसी। वो आइडेंटिफाई करने के लिए वी यूज व्हाट, हीट मैप्स, रिलेशन आइडेंटिफाई करने के लिए बेसिकली। ओके, सो जैसे ये सर मंथ मंथ वर्सेस अगर टेम्परेचर भी प्लॉट करते हैं तो जितना मंथ समर वाइज, जैसे जाता है तो हाँ उनसे जी, बताएगा। यस। और उसमें ना ज्योग्राफिकल लोकेशन आपकी मैटर कर जाएगी, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड मैटर कर जाता है। एक डेटा मैंने प्रोसेस किया था वेदर का, तो बेसिकली मंथ वाइज है ना थोड़ा सा डिफरेंस आता था जब हम वर्ल्ड वाइड लेवल पे बात करते हैं। और अगर हम इंडिया लेवल पे बात करें तो जोन वाइज बात करनी पड़ेगी। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द नॉर्थ जोन, तो जो आप बात कर रहे हो वो वैलिडेट हो जाएगा कि यहाँ पे मंथ पे डिपेंडेंसी हो जाएगी कि टेम्परेचर कितना हाइक और किस तरीके से जा सकता है। जैसे साउथ में अगर हम बात करें तो साउथ में अभी भी उनका टेम्परेचर तो सिमिलर ही रहता है ऑलमोस्ट, है ना, मेंटेन होता रहता है। लाइक फॉर एग्जांपल यस हैदराबाद में रहा हूँ काफी टाइम, बंगलोर में रहा हूँ काफी टाइम, तो वहां पर टेम्परेचर मेंटेन होता रहता है। 40-42 के आसपास पहुंचा तो बारिश हो जाएगी, टेम्परेचर 35-37 के आसपास फिर वापस आ जाता है, किसी किसी दिन ज्यादा हो जाता है। तो वो अलग अलग फॉर्मेट्स रहते हैं। तो जियोग्राफिकल लोकेशन, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड भी मैटर करेगा उसके अंदर टेम्परेचर वाले उसमें। ओके, सो नेक्स्ट वन, एक हाँ एग्जाम्पल आपने जो दिया था वो भी एक हीट मैप का फॉर्मेट हो सकता है कि रिलेशंस आप कैसे देख सकते हैं। एंड बॉक्स प्लॉट एंड विस्कर प्लॉट, ये 99% लोगों की डिमांड रहती है। जब भी मैं किसी को डिलीवर कर रहा होता हूँ लेक्चर, तो बहुत लोग इस पर बहुत बड़ा डिस्कशन करते हैं कि बॉक्स प्लॉट एंड विस्कर प्लॉट हमें बहुत अच्छे से बता दो, बिकॉज ये स्टॉक में भी काम में आता है बहुत ज्यादा। लेकिन बेसिकली क्या करते हैं हम जब मशीन लर्निंग मॉडल बना रहे होते हैं, सो वी नीड टू एलिमिनेट दी आउटलायर्स, हमें आउटलायर्स हटाने होते हैं। हम वहां पर विस्कर प्लॉट एंड बॉक्स प्लॉट का यूज करते हैं। तो विस्कर प्लॉट और बॉक्स प्लॉट क्या करता है, इंटरक्वार्टाइल रेंज जनरेट करके देता है। मैं आपको एक बॉक्स प्लॉट दिखाता हूँ नीचे। तो ये कैंडल चार्ट जो रहता है, आई थिंक कैंडल चार्ट भी ऐसे ही रहता है, मैंने कभी उसको इतना डीपली स्टडी नहीं किया कैंडल वाले को, बट बॉक्स प्लॉट में इस तरीके से रहता है। दिस इज एन हाईएस्ट पॉइंट, मैक्सिमम पॉइंट भी आप बोल सकते हो, दिस कॉल्ड एन मिनिमम पॉइंट। और ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है बीच में, ठीक है, इसको बोलते हैं मीडियन, मतलब ये मिड पॉइंट होता है हमारा। और ये होता है 25% और ये होता है हमारा 75%। और ये जो पूरा का पूरा बॉक्स दिखाई दे रहा है आपको, ये बॉक्स प्लॉट है, विस्कर प्लॉट है, बॉक्स प्लॉट ही बोलते हैं। ये जो पूरा बॉक्स दिखाई दे रहा है, दिस इज कॉल्ड व्हाट, क्यूआरटी, यानी कि इंटरक्वार्टाइल रेंज बोलते हैं हम उसको। तो ये 25 से 75% का डेटा होता है, मतलब एवरेज डेटा आपका यहाँ पर है। और जो इसके ऊपर जा रहा है मैक्सिमम डेटा और मिनिमम डेटा, ये हमारे क्या हो जाते हैं, आउटलायर्स हो जाते हैं, जिनको हम बाहर निकाल सकते हैं, जिनसे हमें कोई लेना देना नहीं होगा। हमारा जो प्रिडिक्शन रहेगा वो किसके ऊपर डिपेंड होगा, इतने डेटा के ऊपर हमारा प्रिडिक्शन डिपेंड रहेगा।
दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग बॉक्स प्लॉट। और अगर आप इसको देखोगे यहाँ पर, हम यहाँ पर देखते हैं बॉक्स प्लॉट, सो यू कैन सी ये एक पूरा अपने आप में मैथमेटिक्स है बॉक्स प्लॉट। तो ये हो गया आपके आउटलायर, दिस वन इज द मिनिमम। ये मैं आपको कैलकुलेशन समझाऊंगा, ये कैलकुलेशन कैसे करते हैं, ये स्टैट्स की कैलकुलेशन रहती है। ये मैक्सिमम, इसी को आप वर्टिकल फॉर्मेट में देख लो, ये हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में दिखा रहे हैं, ठीक है। और ये वाली जो रेंज होती है वो इंटरक्वार्टाइल रेंज होती है, इसको IQR बोलते हैं हम। और ये जो रेड लाइन है, हमारे में येलो लाइन थी, दिस लाइन इज कॉल्ड व्हाट, मीडियन। और ये जो डेटा होता है, ये डेटा होता है 25 परसेंटाइल, यानी कि आपका एक हो गया Q1, ये Q2 से आप कंसिडर कर सकते हो। इन्होंने Q1 लिख रखा है, आई डोंट नो व्हाई। यहाँ पर ये 25 परसेंटाइल होता है, ये Q2 से लेके Q3 तक का डेटा होता है, इतना ही डेटा होता है बीच में। और बेसिकली अगर आप उसको, हाँ, तो आप उसको Q1 और Q3 मान सकते हो, उसके बीच का जो डिफरेंस होता है वो 25 to 75 आएगा, ठीक है। तो ये जो डेटा है ये आपका कैलकुलेटिव मोड पर रहता है। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, विस्कर प्लॉट, या फिर आप इसे क्या बोल सकते हो, बॉक्स प्लॉट बोल सकते हो। ये थ्योरी है और थ्योरी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ये वाले जो टास्क हैं ये तो आपको बहुत आसानी से समझ में आएंगे, इसकी गारंटी मैं ले रहा हूँ। बट ये वाला जो पार्ट है, कौन सा वाला, जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ये जो कहानी स्टोरी सी जो मैंने बोली इतनी देर में, ये स्टोरी बहुत मैटर करती है इसके अंदर, कि ये स्टोरी आपको अपने दिमाग में बिठानी है कि कौन सा ग्राफ कहाँ पर हम कैसे प्लॉट करेंगे, कैसे यूटिलाइजेशन में आएगा। बाकी आप रिसर्च भी कर सकते हो, बहुत सारे ग्राफ्स होते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं अलग अलग फॉर्मेट पे देखने के। तो इसमें हमने काउंटर प्लॉट भी डाल रखा है, बट काउंटर प्लॉट मेरे को खुद को एक्सप्लेन करना नहीं आता, तो मैं इसलिए एक्सप्लेन नहीं करता। बट मैं आपको सिखा दूंगा काउंटर प्लॉट कैसे डलता है, अगर आपको पता हो काउंटर प्लॉट देखते कैसे है। बट हालांकि हम लोग बिजनेस फॉर्मेट पे उसको यूटिलाइज करने लगे हैं आजकल काउंटर प्लॉट को, बट उसको एक्सप्लेन करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो उसको समझने की कोशिश करेंगे, मैं ट्राई करूंगा कि मैं आपको समझा पाऊँ वो चीज, ओके। बाकी हम ये सारे ग्राफ्स इसमें देखेंगे, ओके। ग्राफ थ्योरी क्लियर हुई, इसमें विद एग्जांपल लिख रखा है मैंने, यस। ग्राफ थ्योरी क्लियर है, यस सर। ओके। सो अभी मैं इसको आगे प्रोसेस नहीं कर रहा हूँ, कल मैं इसके ये वाले पार्ट्स प्रोसेस करूंगा। आपको मैंने टास्क दिया, बहुत सिंपल सा टास्क जो दिया हुआ है, वो टास्क आप लोगों को परफॉर्म करना है। कल आप 5-5 पॉइंट्स कहीं भी लिख लेना, गूगल डॉक्स पे या कहीं भी स्टिकी नोट पे। तो वो 5 पॉइंट्स आप मेरे को फॉरवर्ड कर देना चैट में, तो मैं उनको कलेक्ट करके एक जगह रख लूंगा। देन उसके बाद मैं आपको वही डेटा प्रोसेस करके बताऊंगा नेक्स्ट क्लास के अंदर, मतलब मंडे जो मैं प्रोसेस करूंगा। बट मुझे कल वो पूरे पॉइंट्स चाहिए कि हम कैसे, कौन कौन सी चीजें उसमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सर स्पोर्टिंग इवेंट वाला डेटा, राइट? हाँ, ये जो मैंने ओलंपिक्स वाला जो डेटा दिखा है ना, वो वाला, वो मैं अभी आपको शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। सो आप इसे पिकअप भी करके क्लीन अप भी कर लेना, वो जस्टिफिकेशन और वो सारी चीजें आपको बतानी है। दिस इज अ पॉइंट, ये हमें क्लीन करना पड़ा था। और इसके जो बेसिक डिस्क्रिप्शन डिस्क्राइब जो किया था, इसका मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यूज जो है, काउंट, क्वार्टाइल वगैरह, वो ये है, ओके। वैसे हालांकि उसमें निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऐसा कोई डेटा इसके अंदर है नहीं। क्लियर है, ठीक है। सो इसको मैं आज यही रोकता हूँ। ये फाइल्स अभी आपको थोड़ी देर में व्हाट्सएप पे अपडेट हो जाएंगी सारी, मैटप्लॉटलिब की एंड वो डेटा सेट, तो आपको उनको देखना है, ओके ओके। बाकी और कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरीज? ठीक है ठीक है, सर, उसको थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, कुछ होगा तो कल श्योर श्योर श्योर। मैं इसलिए थोड़ा सा फेस्टिवल चल रहा था, इसलिए मैं हम लोगों को थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ दोनों को, कि फेस्टिवल के चक्कर में हम लोग काफी सारी चीजें ना, ऑफिस, फेस्टिवल, सारी चीजें हम एक साथ प्रोसेस नहीं कर पा रहे थे। तो आप लोग टाइम लीजिए दोनों, और इसको थोड़ा सा प्रोसेस करके देखिए, तो थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा आपको ये सारी चीजें। सर ये जो लिन स्पेस वाला कॉन्सेप्ट है, जैसे बाय डिफॉल्ट आपने एक्स एक्सिस में इसका डिवीजन हुआ, तो वाई एक्सिस में भी हम ये ले सकते हैं, या ये सिर्फ एक्स एक्सिस में ही काम करता है लिन स्पेस? नहीं, आप ले सकते हो लिन स्पेस, वो तो एक जनरल एग्जांपल के लिए रैंडम वैल्यूज हमने सेटअप करी हुई है। स्पेसिफाई कैसे करेंगे कि वो वाई एक्सिस के लिए ले रहे हैं हम?
सो जैसे मैं आपको करके बता देता हूँ, स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, मैंने स्क्रीन स्टॉप कर दी थी, जस्ट अ मिनट। यहाँ पे आप देखो स्क्रीन विजिबल है? यस। ओके, सो जैसे मैंने यहाँ पे लिनक्स स्पेस लिया है ना, 0 to 10 के 20 डिवीजन दिए हैं, तो वही सेम चीज आप यहाँ पे भी लिख सकते हो, लिनक्स स्पेस। मेरे वेरिएबल दोनों अलग अलग हैं। आप यहाँ पे 0 to 10, 20, मैंने इसको भी बेसिकली वैसे ही दे दिया है, तो स्पेस तो मैं उसी वजह से दे रहा हूँ। देखो इसकी एक स्ट्रेट लाइन आ गई, बिकॉज इसके जो डेटा पॉइंट्स होंगे ना वो सिमिलर है, एंड टू एंड है, सेम पोजीशन पे है, इसलिए आपको स्ट्रेट लाइन आ रही है। तो इसी को मैं अगर थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट कर दूं तो ये स्ट्रेट लाइन ही देगा, ये थोड़ा सा अलग उस पे फॉर्मेट पे आ जाएगा, मेरे को 30 करना पड़ेगा। सर ये एक्सिस कैसे स्पेसिफाई हुई इसमें? ये हमारा जो प्लॉट है ना नीचे, अच्छा इसकी वजह से इसके मैं आगे आपको बताऊंगा इन डिटेल सारी चीजें, क्योंकि मैं इसलिए कल मैं आपको इनके पूरे पॉइंट्स बता दूंगा कि ये जो प्लॉट है इसके अंदर आपका कौन कौन से पैरामीटर्स रहते हैं, कैसे कैसे हमें उन सबको असाइन करना होता है। वैसे अगर आप इसको कभी अभी जब भी फ्री हो, कल भी कभी भी, तो आप इसको, आपको एक सेक्शन आपको इसमें बता देता हूँ, वो आप अगर देख लोगे एक बार, तो जब मैं एक्सप्लेन करूंगा तो आपको पूरे तरीके से क्लियर रहेगा। दिस इज द सेक्शन, ये एक एक पैरामीटर के बारे में हमने पूरा कंप्लीट इंफॉर्मेशन इसके अंदर मेंशन किया हुआ है कि कौन से पैरामीटर का क्या मतलब है और उससे क्या इफेक्ट आता है। सर जैसे डेटा विजुअलाइजेशन के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर्स है, जैसे पावर बीआई हो गया या टैब्ल्यू हो गया, तो ये मैटप्लॉटलिब की नीड है, मतलब क्योंकि इसके अंदर तो इतनी सारी प्रोग्रामिंग है, तो इसका क्या मतलब यूज रहेगा? बिल्कुल, जैसे आप नॉर्मली कोविन का वेबसाइट देखोगे, कोई भी वेबसाइट रहती है, कोई भी डैशबोर्ड रहता है ना हमारा वेब बेस्ड, वो आपके मोस्टली मेंटेन आपके पाइथन के थ्रू हो रहे होते हैं या किसी न किसी आर लैंग्वेज के थ्रू मेंटेन करे जाते हैं। तो जब आपको लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, जैसे मैंने 2 लाख डेटा आपको प्रोसेस करने के लिए दिया हुआ है, हालांकि वो बहुत छोटा डेटा है, लेकिन उससे ऊपर अगर डेटा जाएगा तो वो सॉफ्टवेयर जो होता है ना, टैब्ल्यू, पावर बीआई, तो ये लोड प्रोसेस नहीं कर सकते इतना, और इतना फ्रिक्वेंट वे में हम अगर ओपनली इसको डिलीवर करना चाहूँ मार्केट में, जैसे मुझे अगर आपको डिस्प्ले करना है कि आप अपना पूरा का पूरा वो देख सकें, क्या बोलते हैं, डैशबोर्ड, आपको अपना देखना है, मेरे को हेल्थ कार्ड बनाना है आपका, मुझे आपको डैशबोर्ड शो करना है, सो आई एम नॉट यूजिंग पावर बीआई एंड टैब्ल्यू, क्योंकि वो मुझे कॉस्टली पड़ेगा, मुझे आपके लिए भी लाइसेंस फॉर्मेट जनरेट करना पड़ेगा। उसके बेहद पे मैं आपको एक वेब बेस्ड डैशबोर्ड दूंगा, जो कि किसके थ्रू डिजाइन करूंगा, वो मैं डिजाइन करूंगा पाइथन के थ्रू, तो वो थोड़ा सा इजी हो जाता है। इट्स डिपेंड्स ऑन रिक्वायरमेंट कि प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट क्या है, B2B है या B2C है, वो डिपेंडेंसी करता है कि आपको काम किसके साथ मिले। ओके सर। ओके, वो क्लाइंट रिक्वायरमेंट पे डिपेंड होता है। जैसे डैशबोर्ड डिजाइनिंग वगैरह आपको कुछ भी करना है या वेब फॉर्मेट पे लेके जाना है, तो वी यूज मैटप्लॉटलिब टू प्लॉट द ग्राफ, जो आप ग्राफिकल फॉर्मेट आप उसमें दिखा रहे हो डैशबोर्ड में, वो चीज हम लोग पाइथन में इसके थ्रू दिखाते हैं। Yes, any other question? No sir. ओके, ठीक है, सो फिर हम कल मिलते हैं, कल हम इसको आगे प्रोसेस करेंगे। तब तक आप लोग इस डेटा को देखो, जो अभी आपको थोड़ी देर में अपलोड होने वाला है, तो और आप लोग उसको प्रोसेस करना, फिर हम उसके आगे डिस्कस करेंगे बाकी सारी चीजें। ओके, तो आज हम इसको यहीं पर स्टॉप करते हैं। ओके ओके गाइस, थैंक यू, बाय बाय। Thank you sir. Bye bye.